तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीटीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीटीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर से हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर जो ये आपकी क्लास है, ये क्लास नंबर 42 है। इसके पहले की 41 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर किए हैं। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और जो थ्योरी वाली क्लासेस है उनको भी जरूर देखिएगा, जिसमें कि अभी आपकी लगभग 4 से 5 क्लासेस हुई हैं, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आप उन क्लासेस को देखिए, साथ ही साथ इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। और जिन्होंने नोट्स को ले रखा है तो अपने नोट्स को एक बार रिविजन कर ले। ठीक है, आपका इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, पुरुष ताकतवर निर्णय लेने वाले घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं कमजोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। किसका उदाहरण है? ठीक है, अब देखिए जो जेंडर वाला चैप्टर है, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और बिल्कुल फिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जनरली हमारे समाज या फिर हमारे परिवार में होता क्या है कि कई बार ये कह दिया जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दी तो उस रास्ते पर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें अशुभ हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? स्टीरियोटाइप्स को, यानी जो पुरानी सोच है, पुरानी जो विचारधारा है ना, इसी को क्या कहा जाता है? स्टीरियोटाइप्स। ये चीज़ें आपको अपने समाज में कई सारे इसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। जैसे कई बार ऐसे कह दिया जाता है कि अगर किसी ने किसी को लांग दिया तो वो व्यक्ति छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो सोच है ये क्या है? एक स्टीरियोटाइप सोच है। ठीक है, एक पुरानी विचारधारा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे अपने परिवार में, अपने समाज में, ठीक है, अपने स्कूल्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए जो मेल और फीमेल होती हैं, है ना, जो पुरुष और महिलाएं होती हैं, इनके साथ में भी स्टीरियोटाइप किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हमारे समाज के द्वारा। कोई भगवान जी ने नहीं बना करके भेजा हुआ है कि महिलाएं ये काम करेंगी या फिर जो पुरुष होते हैं वो ये काम करेंगे। ये हमारे समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे कि कई बार कह दिया जाता है कि जो पुरुष होते हैं, जो मेल लोग होते हैं, ये ताकतवर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, घरों के निर्णय यही लोग लेते हैं। ठीक है, घर के मुखिया होते हैं, घर के बाहर के काम करते हैं, लड़के रोते नहीं। ठीक है, लड़के मैथ साइंस में अच्छे होते हैं। इसके तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो लड़कियाँ होती हैं, इनके बारे में क्या कहा जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं दब्बू होती हैं, ठीक है, रोंदू टाइप की होती हैं, सहनशील होती हैं। इसके अलावा घरों के काम करने वाली होती हैं, है ना, बच्चों की देखभाल करती हैं। ठीक है, मैथ साइंस में कमज़ोर होती हैं, इनको पिंक कलर पसंद होता है। तो ये किस तरीके की सोच को प्रदर्शित करता है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, जो पुरानी विचारधाराएं हैं, जो पुरानी सोच है। ठीक है, जैसे कि देखिए अब जो लड़के होते हैं, क्या इनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं? क्या लड़के रो नहीं सकते? बट कह दिया जाता है कि लड़के नहीं रोते, है ना। तो ये जो इमोशंस है लड़के के अंदर भी हो सकते हैं, लड़कियों के अंदर भी हो सकते हैं। जो लड़के होते हैं कई बार कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं, लड़कियों से भी अच्छा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लड़कियाँ होती हैं ये मैथ साइंस में बहुत अच्छा कर जाती हैं। कभी कभी आप देखेंगे लड़कों का कम स्कोर आ जाता है और लड़कियों का जो है बहुत ही अच्छा स्कोर आता है। तो कोई भी सब्जेक्ट कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। ठीक है, कोई भी स्किल्स किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकती है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। जैसे लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, दब्बू टाइप की होती हैं। ठीक है, तो अगर आप बछेंद्री पाल का एग्जांपल ले तो उन्होंने तो माउंट एवरेस्ट की जो है चोटी पर उन्होंने चढ़ाई की थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? एक ताकत वाला काम किया। ठीक है, बट उसको किससे रिलेट किया जाता है? पुरुषों से रिलेट किया जाता है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? जो इस तरीके की सोच होती है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को। ठीक है, जिसके कि आपको तमाम एग्जाम्पल अपने परिवार में, घर में, ठीक है, स्कूल्स में, कई बार टीचर्स भी ऐसा करते हैं कि जो लड़के होते हैं इन्हीं को मैथ साइंस आता है, लड़कियाँ तो मैथ साइंस में कमज़ोर होती है, लड़के ही क्रिकेट खेल सकते हैं। क्यों लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेल सकती? ठीक है, तो इस तरीके की जो सोच है ये कई बार हमें अपने आसपास, ठीक है, घरों में, परिवार में, स्कूल्स में देखने को मिल जाती है। इसी को क्या कहते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा यही पूछ रखा था कि पुरुष ताकतवर, निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं कमज़ोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ में बी ऑप्शन क्या दे रखा है? जेंडर इक्विटी, यानी कि जेंडर समता। देखिए समानता अलग होती है और समता अलग होती है। जेंडर इक्विटी का मतलब क्या होता है? समता का मतलब क्या होता है? एज पर नीड। ठीक है, एज पर नीड का मतलब यहाँ पर हो गया कि जैसे जिसको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। अब देखिए जैसे जो लड़कियाँ हैं इनको पहले से ही कम अपॉर्चुनिटी दी गई है। ठीक है, घरों में रखा गया है, स्कूल जाने से रोक दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे में जो सरकार होती हैं वो क्या करती हैं
कि कई जगहों पर फीमेल्स को आरक्षण मिलता है। जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें तो जो बिहार में आपका टीचिंग एग्जाम हुआ है उसमें भी गर्ल्स को क्या मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है। तो वो क्यों मिला हुआ है, क्योंकि इनको पहले से ही अपॉर्चुनिटी कम मिली हुई है। तो यहाँ पर जो इक्विटी है यानी कि एज पर नीड एक बैलेंस बनाने की जो है कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसलिए फीमेल को आरक्षण जो है दिया जाता है ना। तो यहाँ पर यही होता है इक्विटी, जिसको पहले से ही कम अपॉर्चुनिटी दी गई है उसको थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, यानी कि एक तरीके से चीज़ों को बैलेंस में लाना, है ना। तो यहाँ पर इक्विटी समझ गए आप। इसके साथ साथ जेंडर लचीलापन, जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी सोच है, जो पुरानी विचारधारा है, हम इसको फ्लेक्सिबल बनाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कह दें कि लड़के ही सिर्फ चीज़ों को सीख सकते हैं, लड़कियां नहीं सीख सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बच्चा होता है उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसलिए हम बच्चों के सामने क्या करें, उस तरीके के एग्जाम्पल प्रस्तुत करें, ठीक है। जैसे कि जो लड़के हैं इनको कहा जाता है कि ये इंजीनियर वगैरह होते हैं, लड़कियां जो है डॉक्टर होती हैं। तो कई बार आप जो है अपने क्लासरूम में इस तरीके के एग्जाम्पल प्रेजेंट कीजिए, इस तरीके के एग्जाम्पल दीजिए कि नहीं जो लड़कियां हैं वो भी इंजीनियर हैं, जो लड़के हैं वो भी डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो लड़के हैं और जो लड़कियाँ दोनों ही चीज़ों के बारे में सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, ठीक है। उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपने समाज परिवार में चीज़ें देख रखी हैं, ठीक है। तो अगर एक टीचर होकर के आप भी इसी तरीके की धारणाएं रखेंगे तो फिर बच्चा चीज़ों को सीखना नहीं चाहेगा, उनके अंदर भी स्टीरियोटाइप वाली सोच ही डेवलप होगी, है ना। तो ये भी आपका जो है इसकी बात यहाँ पर हो नहीं रही है। जेंडर समानता, समानता का मतलब होता है दोनों को समान महत्व देना, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। तो इसकी भी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो सिंपल जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित किया जा रहा है, एक ही पक्ष को महत्व दिया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मैंने चीज़ों को बहुत ही डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर इन चीज़ों को आप समझ गए यहाँ पर तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो जेंडर वाला चैप्टर होता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे पूछा हुआ था इसके जितने भी एग्जाम्पल थे आपके वो सभी मैंने आप लोग साथ में यहाँ पर डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, मानसिक विचारों में खुलापन, ठीक है। अब देखिए जो भी समालोचनात्मक चिंतन करने वाला शिक्षार्थी होगा यानी कि विद्यार्थी होगा उसके विचार क्या होंगे, ओपन एंडेड होंगे। जब भी क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो, समालोचनात्मक चिंतन की बात हो तो आप वहाँ पर समझिए कि बच्चे के वहाँ पर विचार कैसे होंगे, ओपन एंडेड होंगे। ओपन एंडेड का मतलब क्या हो गया, खुले अंत वाले प्रश्न का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चा होगा वो एक ही क्वेश्चन के कई सारे सोल्यूशन, मल्टीपल सोल्यूशन बता पाएगा, ठीक है। यानी कि बच्चे का जो विचार है वो अलग अलग डायरेक्शन में बच्चा चीज़ों के बारे में सोच पाएगा, जान पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मानसिक विचारों में खुलापन, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला बच्चा होगा उसके जो विचार होंगे वो क्या होंगे, खुले होंगे, ओपन एंडेड होंगे, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट वाला तो आपके ऑप्शन में यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए चारों ही ऑप्शन में आपका फर्स्ट दे रखा है। इसके साथ साथ सेकंड क्या दे रखा है, क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी यानी कि उत्सुकता एवं जिज्ञासा। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला बच्चा होता है, जो समालोचनात्मक चिंतन वाला बच्चा होता है, ये हर चीज़ को लेकर के क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, हर चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, ठीक है। ये चीज़ क्यों हुई, तभी तो इसके विचार ओपन एंडेड होते हैं, तभी तो बच्चा जो है कई डायरेक्शन में सोच पाता है चीज़ों को, ठीक है, हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है ना। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड भी आपका ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए फोर्थ सभी ऑप्शन में दे रखा है आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग थर्ड को यहाँ पर चेक करते हैं। प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी यही चीज़ मैंने आप लोग साथ में डिस्कस की कि जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला बच्चा होता है ये क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चन करता है, ठीक है, क्योंकि इसको हर चीज़ के बारे में जानना रहता है कि ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा ऑप्शन क्या, सॉरी फोर्थ वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, बिना सोच विचार किए निर्देशों का पालन करते हैं। यही बात यहाँ पर गलत दे रखी है, ठीक है। ये लोग बिना सोच विचार के निर्देशों का पालन नहीं करते, हर चीज़ के पीछे तर्क खोजते हैं, रीज़न खोजते हैं कि अच्छा ये चीज़ क्यों हुई, क्यों हम इस चीज़ को करें, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर गलत दे रखी है। देखिए अब इसमें भी आपका फोर्थ वाला दे रखा है और इसमें भी फोर्थ वाला दे रखा है, ठीक है। और बाकी हमारा थर्ड वाला तो सही ही था, तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं, यानी हमें सिंपल सा पता चल गया ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। हमें पांचवा ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जो है आप क्वेश्चन को जो आपके ऑप्शन दिए रहते हैं उनको एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है, जितना जल्दी आपने राइट ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलेगी, जो आपका टाइम बचा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बाकी हम 5 ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि पांचवा ऑप्शन क्या रखा था, परिकल्पनाओं का निर्माण करते और प्रयोगों की योजना बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो परिकल्पनाएं होती हैं बच्चे की, ठीक है, उनका निर्माण करते हैं कि अच्छा ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है। उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग जो प्रयोग होते हैं, जो योजनाएं होती हैं उसको तैयार करते हैं। तो ये भी बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी थी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था। आगे देखते हैं।
देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जो सही नहीं है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। देखिए जो बच्चे का इवैल्यूएशन क्या आता है, जो मूल्यांकन क्या आता है, वो क्यों क्या आता है, बच्चा कितना सीख पाया, टीचर ने जो बच्चे को समझाया वो बच्चे को समझ में आया भी या फिर नहीं, इसलिए बच्चे का इवैल्यूएशन क्या आता है। ठीक है, उसके नंबर के लिए बच्चे का इवैल्यूएशन नहीं क्या आता है। तो यही बात यहाँ पर गलत दे रखी है। ठीक है, यही बात यहाँ पर सही नहीं है और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही हमसे यही था कि जो सही नहीं है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है और यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो बच्चे का इवैल्यूएशन क्या आता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि अगर बच्चे को आपने एक चैप्टर पढ़ा दिया तो फिर उस चैप्टर से रिलेट करके क्वेश्चन भी पूछ लीजिए वहीं पर। ठीक है, ताकि जो चीज़ें आपने बच्चों को समझाया, जो चीज़ें आपने बच्चों को बताया वो बच्चे को समझ में आया भी या फिर नहीं। ठीक है, बच्चे को उसकी कितनी नॉलेज हुई है ना। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आप लोग के साथ में जेंडर से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की, तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लूँ कि जो जेंडर है वो बायोलॉजिकल फैक्टर है या फिर सामाजिक फैक्टर है ना। तो यहाँ पर आप जब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि जो चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस की वो आपको समझ में आई भी या फिर नहीं, कहाँ पर आपके सीखने में कमी रह गई। तो मैं आपका क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इवैल्यूएशन कर रही हूँ, मूल्यांकन कर रही हूँ। ठीक है, ये कैसे होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी सही दे रखा था, बट हमसे पूछा था जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है, तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि ये तो सही है। ठीक है, बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, बिल्कुल सही दे रखा है। देखिए जब आप बच्चे का ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि बच्चा जो है कहाँ पर किस तरीके से किन चीज़ों को सीख रहा है, जो आपने बताया उसको सीख भी रहा है या फिर नहीं सीख रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जो आपने बताया उसको सीखने में बच्चे को कहीं पर दिक्कत आ गई तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी मेथड में चेंज लाएंगे। ठीक है, अपने पढ़ाने के तरीके में चेंज लाएंगे, बच्चे को और सारे एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे का ऑब्जर्वेशन होता है, जो अवलोकन होता है, एक टूल की तरह जो है काम करता है, यानी कि एक उपकरण की तरह काम करता है टीचर के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन क्या दे रखा है, आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे का असेसमेंट क्या आता है इससे बच्चा कितना सीख पाया। ठीक है, जो हमने बच्चे का असेसमेंट किया तो बच्चा जो है जिन चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है, अगर उसको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो जो टीचर होता है वो क्या करता है, अपने शिक्षण प्रक्रिया में पूरा चेंज लाता है। ठीक है, बच्चे के सामने तरह तरह के एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है ताकि बच्चा जो है निरंतरता उसके सीखने में बनी रहे। ठीक है, बच्चे के सीखने में रुकावट ना उत्पन्न हो, है ना। तो यहाँ पर डी भी बिल्कुल सही दे रखा था, तो डी भी ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि जो बी सी और डी था ये सही दे रखा था और हमसे पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एडिशन और रीजन वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके एग्जाम में एडिशन और रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। यहाँ पर दे रखा है सृजनात्मक केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। देखिए जो क्रिएटिविटी होती है किसी के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब ही क्या होता है कि कुछ नई चीज़ें डिज़ाइन करना, कुछ नया क्रिएट करना। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है कि केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत होती है। क्योंकि जो क्रिएटिविटी होती है, जो सृजनात्मकता होती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो सिलाईकार होते हैं उनके अंदर भी क्रिएटिविटी पाई जाती है। कई बार कपड़े जो अलग तरीके से डिज़ाइन करते हैं, है ना। इसके अलावा जो खाना वगैरह कुक करते हैं, ठीक है, जो पकाते हैं, तो कई बार जो खाना पकाने के भी कई सारे तरीके होते हैं तो उसमें कुछ अलग करते हैं वो लोग, है ना। तो उनके अंदर भी क्या है, क्रिएटिविटी पाई जाती है। जो मेकअप वगैरह करते हैं तो मेकअप को कुछ अलग तरीके से कुछ भी बना देते हैं वो लोग, है ना। तो उनके अंदर भी क्या होता है, क्रिएटिविटी पाई जाती है। तो किसी भी काम को अगर आप कुछ किसी नई तरीके से कर रहे हैं, किसी नए तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्या है, क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि ये केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है, तो ये बात तो पूरी तरीके से यहाँ पर गलत दे रखी है। दस्ती कार्य जैसे कि बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये भी क्या दे रखा है, यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है। जो बढ़ईगिरी होता है, जैसे कि जो लोग लकड़ी वगैरह की कुछ चीज़ें डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी क्रिएटिविटी जो है, बहुत सारे व्यक्ति जो है कुछ नया डिज़ाइन कर देते हैं, कुछ अलग तरीके से चीज़ों को बना देते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, क्रिएटिविटी पाई जाती है। किसी भी चीज़ में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, सृजनात्मकता दिखा सकते हैं, जैसे कि रंगोली बनाना हो गया, मेहंदी लगाना हो गया, तो इन सब में क्या होती है, क्रिएटिविटी। ठीक है, वो अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके अंदर जो है किस तरीके की क्रिएटिविटी है, किस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन कर रहा है ना। तो यहाँ पर अजशन और रजन दोनों ही क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए और आर दोनों गलत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठ्यचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि हर बच्चे के अंदर क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। हर बच्चे की सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है दूसरे बच्चों से अलग होती है। हर बच्चा जो है चीज़ों को अलग तरीके से सीखता है ना। तो यहाँ पर जो पाठ्यचर्या होती है, जो आकलन करने के तरीके होते हैं बच्चे के, वो कैसे होने चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनमें थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यचर्या में लचीलापन का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए बच्चों को कुछ चीज़ें आप समझा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जो पाठ्यचर्या में दे रखा है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ाइए, उन्हीं चीज़ों को समझिए। ठीक है, जो बच्चे के आसपास की एग्जाम्पल है आप बच्चे को उनको भी दीजिए। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं आप उनका यूज कीजिए, अलग तरीके से बच्चों को समझाइए। ठीक है, तो जो पाठ्यचर्या है वो कैसे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि हर एक बच्चा सीख सके, क्योंकि सभी बच्चों में जो सीखने की क्षमता है वो एक समान नहीं होती है ना। इसके अलावा जो आकलन है, देखिए जब बच्चा सीख एक तरीके से नहीं है तो फिर जो उसका असेसमेंट है वो कैसे एक तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों का इसलिए जो आकलन किया जाता है वो अनेक पक्षों में किया जाता है। ठीक है, हो सकता है कि बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा हो सकता है कि उसका जो खेल कूद वाला फील्ड है उसके अंदर कोई और स्किल्स अच्छी हो। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे का आकलन किया जाता है, जो बच्चे का असेसमेंट किया जाता है वो कई पक्षों में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात पूरी तरीके से सही हो जाएगी कि जो बच्चे की पाठ्यचर्या और जो बच्चे का आकलन है इसमें लचीलापन होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसका रीज़न क्या दे रखा है, बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए कभी कभी पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे ही पढ़ने में अच्छे हों, है ना। कभी कभी ये वो लोग नहीं सोचते हैं कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो उनके सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। हो सकता है कि आपका एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो और दूसरा बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा कर जाए। ठीक है, बट पेरेंट्स एक ही चीज़ पर जोर देते हैं कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, मेरा बच्चा जो है टॉप कर जाए, है ना। तो इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये समझना चाहिए, या फिर जो टीचर होते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत भिन्नता है। हर एक बच्चा, ठीक है, एक ही तरीके से चीज़ों को नहीं सीख सकता है ना। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, हर बच्चे का जो है सीखने समझने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, अगर वो किसी और फील्ड में अच्छा करना चाहता है तो आप उसको उस फील्ड में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, उस फील्ड के अकॉर्डिंग उसको बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड कीजिए। हो सकता है कि आपका बच्चा उस फील्ड में ज़्यादा बेहतर कर जाए, है ना। तो यहाँ पर आपका अजेशन और रीज़न दोनों ही चीज़ें सही दे रखी है, तो ARR दोनों ही सही है और जो R है वो A की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं, उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण है उसका अच्छे से पढ़ाई न करना। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है। आप देखिए जो यहाँ पर मोनू है वो क्या कर रहा है कि मेरे जो भाषाई कौशल है वो क्या है, अच्छे हैं, यानी कि मुझे भाषाई कौशल आते हैं, उनके बारे में जानकारी है, बट मेरे अंग्रेजी में अच्छे नंबर क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि पर्यावरणीय कारक। आप देखिए जो मोनू है ये पर्यावरणीय कारक को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। पर्यावरणीय कारक का मतलब क्या होता है, जो बाहरी कारक होते हैं, जैसे कि अगर मोनू यहाँ पर कह देता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, फिर मेरे घर में उस दिन कुछ काम आ गया था इसलिए मेरे अंग्रेजी में नंबर अच्छे नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोनू है वो किसी बाहरी कारक को जिम्मेदार ठहराता है, बट मोनू जो है किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर को जिम्मेदार नहीं कह रहा है, वो तो खुद को कह रहा है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या दे रखा है, हेरिडिटी फैक्टर्स, यानी कि आनुवंशिक कारक, तो इसकी तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है ना, तो ये आपका यहाँ नहीं होगा। योग्यता की कमी, देखिए जो मोनू है वो क्या कह रहा है कि मेरे भाषाई कौशल अच्छे हैं, यानी मेरी योग्यता में कमी नहीं है, मुझे भाषाई कौशल के बारे में नॉलेज है, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोनू है उसकी योग्यता में कमी नहीं है, उसके नंबर क्यों कम आए, क्योंकि उसने जो है कोशिश नहीं की। ठीक है, उसके एफर्ट्स में कमी रह गई। ठीक है, उसने पढ़ा नहीं उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली थी सीटेट में, ठीक है, बट मेरे नंबर नहीं आए। तो वो क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने उस चीज़ को रिविज़न नहीं किया था। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मोटे मोटे नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, कई पेजेस के नोट्स बना लेते हैं। उसमें होता क्या है कि फिर उन चीज़ों को वो लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाते, उनको लगता है कि मैंने तो सारी चीज़ें पढ़ ली थी और मेरे एग्जाम में नंबर ही नहीं आए। तो देखिए जो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब आप नोट्स को बना रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन कम से कम टाइम ज़रूर निकालिए कि आप उस नोट्स को पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है वो आपके माइंड में भी होनी चाहिए, सिर्फ आपके कॉपी में नहीं। कॉपी में तो देखिए सभी की चीज़ें रह जाती हैं, जिनके माइंड में चीज़ें उनका एग्जाम क्लियर। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें आपके माइंड में, इसके साथ साथ जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, कहीं से भी पढ़ के नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है,
तो जो आपके नोट्स हैं वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं या फिर नहीं, इनका पता आपको कैसे चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही यूनिक पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। यहाँ पर जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं या फिर नोट्स को परचेज किया हुआ है, इनको तो सबसे पहले मल्टीपल टाइम रिविज़न कीजिए। जितना बार आप रिविज़न करेंगे उतना ही कम रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई रहती हैं वो भी हमें लगता है कि ये चीज़ मतलब इसमें कहीं दिक्कत आ रही है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप रिविज़न किए रहेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो नोट्स को कई बार रिविज़न कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो आप नोट्स रिविज़न कर रहे हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर वहाँ से आपके एग्जाम में बने उनको सॉल्व करते चलिए। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाने बैठे, ये गलत तरीका होता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सजेशन नहीं करूँगी। आप क्या कीजिए, जैसे ही नोट्स बना रहे हैं, एक चैप्टर कंप्लीट किए तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी साथ साथ लगाते चलिए, ताकि आपको पता चले कि जो आपने चैप्टर कवर किए हैं वहाँ से किस तरीके के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, कहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली तो आपके एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं होगा बल्कि अच्छी स्कोर भी आप करेंगे, ठीक है। तो हालांकि इस पर मैं अलग से स्ट्रेटजी बनाऊंगी कि किस तरीके से आपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम भी कम है तो यहाँ पर ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर हम बात करेंगे तो वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएंगी और हमें क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने हैं। यहाँ पर देखिए फिर से एडिशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एडिशन क्या दे रखा है, बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ठीक है, उसको जो है फीवर या फिर किसी तरीके की और कोई बीमारी हो गई है ना, तो क्या बच्चा वहाँ पर चीज़ों को सीख पाएगा? उसका ध्यान ही नहीं लगेगा, है ना। पहले जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तभी तो आप चीज़ों को सीख पाते हैं या फिर सीखना चाहते हैं। इसके अलावा संवेगात्मक, ठीक है, देखिए जो आपके इमोशंस होते हैं ये भी आपके सीखने को, आपकी लर्निंग को बहुत प्रभावित करते हैं। जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं तब आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं, आपका सीखने में इंटरेस्ट होता है। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि आपको किसी से डांट पड़ी है या फिर आप किसी से गुस्सा हैं, ठीक है, तो फिर आपका सीखने का मन नहीं करता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपका जो इमोशंस है वो आपके ऊपर हावी हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो इमोशंस होता है और जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है ये क्या करते हैं, हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, जो हमारा सामाजिक विकास होता है, हम किस तरीके के लोगों के साथ में रह रहे हैं, किस तरीके के लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना है, हमारा रहन सहन क्या है, वो भी हमारे सीखने को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सजेशन है वो बिल्कुल सही दे रखा है कि जो शारीरिक होता है और जो संवेगात्मक होता है ये विकास को और उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट क्या दे रखा है, अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल गलत दे रखा है। आप खुद देखिए, इस चीज़ को खुद रियल लाइफ से रिलेट कीजिए कि जब आप जो है अच्छा फील कर रहे होते हैं तो आप सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं। बट वहीं पर जो है जो आप बहुत मतलब मान लीजिए कि इमोशनल रूप से कोई किसी भी रीज़न की वजह से आप रोए हुए हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा सैड हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, तो क्या आप वहाँ पर सीखना चाहते हैं, चीज़ों को पढ़ना ही नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे इमोशंस होते हैं ये भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सजेशन तो सही दे रखा था बट इसका रीज़न यहाँ पर गलत दे रखा था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम देखते हैं। यहाँ पर ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या देखा, उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। इसके बाद थॉर्नडाइक ने की थी। उद्दीपक प्रतिक्रिया का मतलब क्या होगा, ऐसे कि बच्चे को मान लीजिए आपने पुरस्कार दे दिया, फिर बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सीखना चाहता है कि अच्छा मतलब टीचर के द्वारा अगर मैं इस चीज़ को सीख लूँगा तो फिर मुझे पुरस्कार मिलेगा, उद्दीपक मिलेगा, ठीक है। तो फिर जब तक आप बच्चे को उद्दीपक देंगे, जब तक पुरस्कार देंगे, तब तक बच्चा चीज़ों को सीखना चाहेगा, ठीक है। जिस दिन आपने उसको पुरस्कार देना बंद कर दिया फिर बच्चा क्या करेगा, उसका सीखने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो सीखना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उद्दीपक की वजह से किसी चीज़ को सीख रहा था। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है सीखने का, ठीक है। बच्चा खुद के इंटरेस्ट की वजह से किसी चीज़ को सीखे, ये सबसे बेस्ट है, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड हो। और ये कैसे होगा, जब आप उस तरीके का माहौल क्रिएट कर दें, ठीक है, बच्चे को सीखने में मज़ा आए, है ना। बच्चे किसी पुरस्कार के लिए नहीं सीखे, वो आंतरिक रूप से सीखना चाह रहे हैं, अंदर से सीखना चाह रहे हैं, इसलिए किसी चीज़ को सीखे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, लंबे समय के लिए होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। उद्दीपक और जो प्रतिक्रिया है ये आपके एग्जाम के लिए एक नेगेटिव वर्ड है। क्यों है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया।
संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, बिल्कुल सही बात है। जो इंक्वायरी लर्निंग होती है, जब बच्चा किसी चीज़ के बारे में एक्टिविटी करता है, खोज करता है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी जो स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दिए जाते हैं, तो बच्चे वहाँ पर चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, तो खुद उसके बारे में जानते हैं, उनकी नॉलेज होती है बच्चों को, ठीक है। हर एक चीज़ को जो है बच्चा तोड़ तोड़ के वहाँ पर देखता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्वायरी लर्निंग होती है, बच्चों को वहाँ पर इंटरेस्ट भी आता है, मज़ा भी आता है, क्योंकि वो चीज़ों को खुद कर रहा होता है ना। तो ये बिल्कुल बेस्ट तरीका होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अध्यापिका को इसी पर बल देना चाहिए, ठीक है। रट्टा मार सीखना, जैसे कि हम लोग के टाइम में होता है, टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख देते थे और बच्चे हैं फिर उनको रटते रहो फिर सुनाओ टीचर को, ठीक है। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। इसमें क्या आपको सीखने में मज़ा आता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे टाइम पे तो ये चीज़ें होती थी, है ना, और मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना, ये तो हमारे घर में जो पेरेंट्स होते हैं ये अक्सर करते हैं कि नहीं, तुम्हें पड़ोसी से, जो पड़ोसी के लड़का या फिर लड़कियाँ, उनसे अच्छा अंक लाना है, ठीक है। ये मेरे साथ भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। कई बार कह देते हैं कि नहीं, तुमको बगल वाले से अच्छा अंक लाना है, ठीक है, अच्छा स्कोर करना है। तो नंबर पे फोकस कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा फिर सीखना नहीं चाहता है चीज़ों को, ठीक है। फिर अगर उसके नंबर कम आ गए तो वो फ्रस्ट्रेशन या फिर स्ट्रेस में चला जाता है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। एक जो मोटिवेशन वाला चैप्टर है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? जब बच्चा आंतरिक रूप से चीज़ों के बारे में जाने, सीखे, ठीक है, यानी कि अंदर से मोटिवेटेड हो, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी चीज़ को करे, ठीक है, या फिर वो किसी चीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं इसलिए उस चीज़ को सीखे। बट एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा किसी पुरस्कार के लिए सीखे, यानी जो सीखने का रीज़न है बच्चे का वो बाहर हो, जैसे कि पुरस्कार हो सकता है, दंड हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा इनाम हो सकता है कोई, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हो जाएंगे। सजा से बचना, यहाँ पर पूछा है कि बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो देखिए सजा से बचना, दंड से बचना, ये क्या हो जाएगा? जब बच्चा दंड की वजह से किसी चीज़ को सीख रहा है तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहरी कारक है, अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं सीख रहा है, वो दंड बच्चे को ना मिले इसलिए बच्चा चीज़ों को सीख रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएगा। तो ये आपका नहीं होगा। इंटरेस्ट, देखिए ये क्या हो जाएगा? इंटरनल फैक्टर हो जाएगा, आंतरिक कारक हो जाएगा, जब बच्चा जो है अंदर से मोटिवेटेड हो, है ना। तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ ही रखा था कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा, बाहरी मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इनाम, असफलता का डर, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल मोटिवेशन के एग्जाम्पल होते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस मत कीजिए, मेरा कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं वहाँ से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, और वहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो फिर आप उनको समझे ही नहीं है, ठीक है, फिर आप क्वेश्चनों को आंसर ही नहीं कर पाएँ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ में। जितनी भी चीज़ें आप पढ़िए बिल्कुल सॉलिड पढ़िए, आपकी कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जितनी भी ऑप्शन है आपके वो सारे समझ में आने चाहिए कि क्यों ऑप्शन आपके गलत हुए हैं, क्यों ये ऑप्शन आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपके सामने कैसे भी घुमा फिरा करके पूछ दिया जाए, आप उसका ऑप्शन ईजिली एलिमिनेट कर पाएंगे, उसको ईजिली निकाल पाएंगे, है ना। तो जितनी भी चीज़ें पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पढ़िए, आपको सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आपको ये लगे कि नहीं जो टीचर पढ़ा रहा है या फिर कोई भी पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, हमें पता चल रहा है कि जो ऑप्शन है वो क्यों गलत हुए हैं, ठीक है, और जो ऑप्शन सही है वो क्यों सही है आखिर, है ना। तो सब कुछ आपका पूरा डिटेल में मैं यहाँ पर पूरा समझाने की कोशिश की हूँ। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत जो है किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया हो तो आप मुझे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को नोट्स के लिए प्रोवाइड किए हैं, नहीं, क्वेश्चन भी आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। हालाँकि यहाँ पर भी मैंने पूरा डिटेल में क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।